अब आपको दिखाते हैं एक माननीय की बदसलूकी। देखिए कैसे एक माननीय सियासी ताकत के दम पर अपनी मर्यादा भूलते दिखे और सीधे कलेक्टर से भिड़ गए, लगे भला बुरा कहने। देखिए रिपोर्ट। मर्यादा क्यों भूले माननीय? कलेक्टर से बदतमीजी क्यों? आप कलेक्टर हो कुर्सी पर अधिकारी, वो भी उस जिले का सबसे पावरफुल। उसके आगे किसी एक की नहीं चलती, लेकिन वो घिरा है, लगातार बदतमीजी सह रहा है, चुपचाप कोई जवाब नहीं दे रहा। लेकिन जरा इन साहब के तेवर देखिए, जिला कलेक्टर से बदतमीजी कर रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं, लगातार सुना रहे हैं, माननीय हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन लगता है जैसे मर्यादा भूल गए। तस्वीरें झुंझुनू की हैं, जहां माननीय अपनी मर्यादा भूल उलझ पड़े जिला कलेक्टर। इन साहब को देखिए, कलेक्टर के सामने लगी टेबल पर ही बैठ गए और लगे कलेक्टर को चैलेंज कर, लगे कहने हिम्मत है क्या कर दे। जहां भी जब इस तरह का ज्ञापन जब दिया जाता है, जब उसमें सांसद है, विधायक है, इनका अधिकारियों का एक प्रोटोकॉल होता है कि वो खड़ा होकर के अभिवादन करें, आदर सत्कार करें। जब इनको बोला गया तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो बैठा ही लूंगा। जब उनको ये बताई गई बात, कभी आप पोस्ट का ध्यान रखें कि सांसद आता तो क्या, जैसे जिस तरह से व्यवहार किया जाता है, विधायक आता तो किस तरह से व्यवहार किया जाता है, या अन्य कोई भी जिस तरह का आदर सत्कार जो होना चाहिए वो अपना होना चाहिए। दरअसल बीजेपी सांसद नरेंद्र कुमार, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी और झुंझुनू बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन मवड़िया के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए थे और कलेक्टर के चैम्बर में घुसते ही इन माननीयों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। फिर क्या, सारी मर्यादा ताक पर रखी रह गई और माननीयों ने कलेक्टर से बदसलूकी शुरू कर दी। लेकिन अब सुनिए इनका तर्क। छोटे से पद से लेके चीफ सेक्रेटरी तक के व्यक्ति को एक जनप्रति के सामने मान सम्मान के लिए खड़ा होकर हाथ मिलाना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। ये अन्य लोगों ने कहा, लेकिन सांसद ने जो उनसे कहा तो उन्होंने तपक कर और गर्म मिजाजी से कहा कि आप मुझसे मिलने आए हैं, मैं आपके पास चलकर नहीं आए, आपको देना तो दीजिए, मैं बैठा ही ज्ञापन लूंगा। मुझे बड़ा बुरा लगा इस बात का, और इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई। हम उनसे आग्रह करते रहे, वो जब तक नहीं माने, हमने उनको कहा कि निश्चित रूप से आपको खड़े होकर ज्ञापन लेना पड़ेगा, और जब वो खड़े होकर ज्ञापन ले लिया तो बात खत्म हो गई। माननीय है तो कुछ तो मान रखिए, सम्माननीय है तो कुछ तो सम्मान कीजिए। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। एक सवाल है, सतर्कता जरूरी या फिर सियासत? सवाल इसलिए क्योंकि प्रदेश भर में आज हुए बीजेपी के हल्ला बोल में जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। ऐसा लगा जैसे सियासत है जरूरी और ठेंगे पर सोशल दूरी। आक्रोश है, इनको कहीं बुलाया नहीं गया है, ये अपना आक्रोश है और हम राजनीति नहीं कर रहे, हम लोग राष्ट्रीय नीति कर रहे हैं। बीजेपी का हल्ला बोल, गाइडलाइन की खुली पोल। कानून की दुहाई, खूब भीड़ जुटाई।
सियासत हाई, नियम हवा हवाई। सियासत जरूरी, ठेंगे पर सोशल दूरी। इसके माध्यम से करवा दो तो हम आपको जाने। देख लीजिए, हल्ला बोल है। हल्ला बोल बीजेपी का प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर महिलाओं और दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ। कहीं नारेबाजी तो कहीं प्रदर्शन, कहीं पैदल मार्च तो कहीं ज्ञापन। तरीका अलग अलग है लेकिन मकसद एक है। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल है। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष के लिए यह जरूरी भी है, लेकिन बीजेपी शायद ये भूल गई कि कोरोना काल के लिए कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं और उसी गाइडलाइन के तहत विरोध प्रदर्शन की इजाजत भी है। लेकिन लगता है बीजेपी का फलसफा सियासत जरूरी, ठेंगे पर सोशल दूरी है। तभी तो प्रदेश भर से आई तस्वीरों में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आखिर कोरोना काल में गाइडलाइन कहती क्या है। सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए कलेक्टर की इजाजत जरूरी। कार्यक्रम में 100 लोगों से ज्यादा नहीं जुटेंगे। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होगी। नो मास्क नो एंट्री का नियम लागू रहेगा। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर थर्मल स्कैनिंग जरूरी। हैंड वॉश, सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। किसी भी शर्त का उल्लंघन कानूनन अपराध है। उल्लंघन पर भारी जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान। लेकिन यहां सियासत के लिए कोरोना की गाइडलाइन का जमकर माखौल उड़ाया गया। नियमों को तोड़ा गया, मरोड़ा गया। सवाल है कि अगर जनप्रतिनिधि ही कानून का सार्वजनिक उल्लंघन करेंगे तो फिर आम जनता को इसका पाठ कैसे पढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मैडम, ये तो जादू की छड़ी है। हर बात अपराध की। अब बात मौन सत्याग्रह की। हाथरस की घटना को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह किया और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के सत्याग्रहियों के निशाने पर पीएम मोदी भी रहे। हाथरस पर सियासी संग्राम। कोहराम पर कांग्रेस का मौन सत्याग्रह। और आधी रात को बच्ची का दाह संस्कार किया गया। इससे ज्यादा अन्याय इस देश के अंदर कभी हुआ नहीं है। हाथरस मुद्दा है, हाथरस एजेंडा है, हाथरस सियासी अड्डा है और हाथरस पर सियासी संग्राम जारी है। और उस संग्राम की बानगी देखिए, इन 10 तस्वीरों को देखिए और कांग्रेस के मौन सत्याग्रह को समझिए। दरअसल बीजेपी ने सवाई माधोपुर को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोला तो हाथरस पर चुप्पी साध रखी है और कांग्रेस हाथरस पर मौन सत्याग्रह पर बैठी है तो सवाई माधोपुर पर चुप्पी साध रखी है। चाहे जयपुर हो या फिर बाड़मेर, कोटा हो या फिर बीकानेर, हर जगह एक सी ही तस्वीर है। बांसवाड़ा, भरतपुर, नागौर, झालावाड़, दौसा और अजमेर में भी कोहराम पर कांग्रेस का मौन है।
हाथरस कांड के विरोध में कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह जरूर किया, लेकिन यूपी की योगी सरकार और पीएम मोदी पर निशाना भी साधा। ऐसी क्या मजबूरी है योगी सरकार की, उन्होंने सारे सबूत नष्ट कर दिए। उनके खिलाफ भी सबूत नष्ट करने का मुकदमा भी योगी सरकार के अधिकारियों के खिलाफ की जाए। जिन अधिकारियों ने राहुल जी और प्रियंका गांधी जी के साथ बदसलूकी की, उन अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करे, वहां के डीएम को हटाए। क्या मजबूरी है? मैं मांग करता हूं, और मांग किससे करें? उत्तर प्रदेश की पुलिस होगी तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, ऐसी परिस्थिति पैदा करे कि कानून की गिरफ्त में वो लोग आए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो योगी सरकार देश यूपी के अंदर राज करी, उसने पूरे प्रशासन को भगवाकरण कर लिया और आधी रात को बच्ची का दाह संस्कार किया गया। इससे ज्यादा अन्याय इस देश के अंदर कभी हुआ नहीं है। हम मांग करना चाहते हैं कि योगी को इस्तीफा देना चाहिए। लगता नहीं कि हाथरस मुद्दे को कांग्रेस जल्द हाथ से निकलने देना चाहती है, तभी तो कांग्रेस का सत्याग्रह मौन वाला है, लेकिन संदेश कहीं बड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 66 लाख के पार चली गई है, लेकिन गुड न्यूज यह है कि 84% मरीज ठीक भी हो चुके हैं। मतलब साफ है कि इंडिया कोरोना से लड़ना सीख गया है। देश में कोरोना की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। देश वैक्सीन के इंतजार में है, लेकिन गुड न्यूज यह है कि जितने मरीज अभी तक देश में हैं, उनमें से 84% लोग जानलेवा वायरस से ठीक हो जा रहे हैं, यानी रिकवरी रेट देश में बेहतर है। रविवार को कोरोना के आए आंकड़े पिछले दिनों के मुकाबले कम थे। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 74,000 से ज्यादा केस सामने आए। वहीं वायरस के संक्रमण के चलते 900 से ज्यादा मरीज की मौत हो गई। रविवार के दिन ही 76,713 मरीज ठीक हो गए। वैसे देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 66 लाख से ज्यादा है, जबकि अभी तक वायरस से 1 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना की टेस्टिंग का आंकड़ा 8 करोड़ के करीब है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के मुताबिक हर राज्य में रोजाना 10 लाख की आबादी पर 140 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं, जो WHO की तय मिनिमम लिमिट से करीब 6 गुना है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मेगा वर्चुअल ग्लोबल समिट रेस 2020 का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी समिट को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुकेश अंबानी ने कहा कि AI के जरिए भारत का भविष्य, सुनहरा भविष्य तैयार हो रहा है। AI ने कोरोना से उत्पन्न कठिनाइयों पर काबू पाने की उम्मीद जगाई है। मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत के कोने कोने में 5G के साथ भारत अपने नेतृत्व की स्थिति को बनाए रखेगा। उन्होंने कहा कि देश के सबसे दूर के कोने पर इंटरनेट का प्रसार किया जा रहा है। Artificial intelligence is indispensable for India's tryst with her digital destiny. Therefore, Honorable Prime Minister, this summit is yet another testimony to your visionary leadership. 6 years ago, sir, you launched the Digital India Mission and made it a top national priority. And the results have been spectacular. First, India has delivered 4G broadband coverage to more than 99% of our citizens.
we have gone from 155th in the world to number 1 in mobile data consumption. With 5G round the corner, India will maintain its leadership position. Second, thanks to your BharatNet initiative and the priority of connecting every home and workplace, India is now rolling out a massive pan-India optical fiber network connecting not only all our cities and towns, but each of our 6 lakh villages. फिलहाल इतना ही। नमस्कार।